गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 हीट। सो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो इट इज़ यूज्ड इन ए लेबोरेटरी एंड हैज़ ए टेम्परेचर रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो लेबोरेटरी में क्या होता है, यूज़ किया जाता है, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर रेंज होती है। इसके बाद है द बल्ब ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ फिल्ड विद मरकरी और एल्कोहल। अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या फिल होता है, क्या भरा हुआ होता है, मरकरी या फिर एल्कोहल भरा हुआ होता है। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्कोहल ओवर मरकरी इज दैट एल्कोहल इज चीपर एंड लेस हार्मफुल एंड कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर देन मरकरी। अब हम बात करें कि मरकरी से अच्छा एल्कोहल, मतलब कि मरकरी के कंपेयर में हम एल्कोहल को क्यों फिल करते हैं, तो एल्कोहल को हम इसलिए फिल करते हैं क्योंकि एल्कोहल जो है वो मरकरी से क्या होता है, सस्ता होता है, लेस हार्मफुल होता है, और ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी हमें क्या कर देता है, वैल्यू दे सकता है। उसके बाद है वाइल मेजरिंग टेम्परेचर विद ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज दोज फॉर ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। The bulb of the laboratory thermometer should be always kept vertically straight while noting the temperature। अब जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर की वैल्यू मेज़र कर रहे हैं तो उस समय हमें जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रिकॉशंस यूज़ किए थे, सेम वही प्रिकॉशंस हमें क्या करने हैं, यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। उसके बाद जब हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं थर्मोमीटर से तो हमें थर्मोमीटर को कैसे पकड़ना है, वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली स्ट्रेट, सीधा पकड़ना है। उसके बाद है लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर जनरली मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, हैंस दे इंस्टेंटली शो राइज एंड ड्रॉप टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं वो टेम्परेचर चेंज करने के मामले में क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि फटाफट से क्या कर देते हैं, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। We cannot use it for measuring body temperature because as soon as it will be taken out of the mouth, there will be a drop of temperature and thus it will give a wrong reading of the temperature. The knick in the clinical thermometer solve this problem of sudden drop in temperature। हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हमें कभी भी हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या नहीं करना चाहिए, मेज़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालेंगे, माउथ से बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कर देगा, सडनली ड्रॉप कर देगा, सडनली क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगी, गलत रीडिंग मिलेगी। अब हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सबसे सही थर्मोमीटर कौन सा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर टू मेज़र एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। A maximum minimum thermometer is used to measure the maximum and minimum atmospheric temperature of a day. It is commonly used whenever a simple way is needed to measure the extreme temperature at a location. Maximum minimum temperature जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू को मेज़र करने में काम आता है। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब कि हीट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरीके से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है वो एनर्जी मतलब क्या होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा की एक क्या है, फॉर्म है, जो कि हॉटर ऑब्जेक्ट मतलब कि गर्म ऑब्जेक्ट से और ठंडे ऑब्जेक्ट की साइड क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। Thus a hot body loses the heat energy and cold body gains the heat energy। कोई एक हॉट बॉडी है, कोई एक गर्म बॉडी है और एक कोई क्या है, ठंडी बॉडी है। ठीक है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की साइड होगी। तो हॉट ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हीट को क्या करेगा, लूज़ करेगा, और वहीं कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। The transfer of heat continues till both the bodies attain at the same temperature। और जो हीट का जो ये ट्रांसफ़र है, हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, ये कब तक होएगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक हीट उसमें क्या होती रहेगी, ट्रांसफ़र होती रहेगी।
इसके बाद है heat can be transferred from one body to another body by three modes as shown in the flow chart given below. अब हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं. उसके तीन मोड्स हैं. कौन से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो अब देखो एक एक करके हम तीनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन के बारे में. तो कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन में हीट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है वो इसमें हम पढ़ेंगे. तो देखो कंडक्शन जो है वो मोस्टली किस में होता है, सॉलिड्स में होता है. ठीक है. You must have experienced that a metal spoon kept in a pan of boiling water also gets heated. This happens because heat from the hot liquid flow to the metal spoon by conduction. देखो आपने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक बॉइलिंग वाटर का एक पैन है. ठीक है, एक पैन हमने लिया, एक बर्तन हमने लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया गर्म करने के लिए. अब वो पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है. अब हम उसमें क्या रखेंगे, एक मेटल की स्पून मतलब कि एक चम्मच डाल देते हैं. तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो चम्मच हमने डाली है, स्पून हमने जो डाली है वो क्या हो गई, गर्म हो गई. पानी क्या है, गर्म है. तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो मेटल की स्पून है वो भी क्या हो गई है, गर्म हो गई है. तो वो किस प्रोसेस के कारण गर्म होती है, कंडक्शन के कारण. ठीक है. Conduction is the process of transfer of heat from the hotter to the colder end of a body or between two bodies at different temperature which are in contact with each other. कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की साइड क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. या फिर हम बोलें कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में हीट ट्रांसफ़र होती है जब उनका टेम्परेचर क्या हो, अलग अलग हो और दोनों बॉडी क्या हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, जुड़ी हुई हो. ठीक है. एक दूसरे के कांटेक्ट में यदि कोई दो बॉडीज़ हैं और उनका टेम्परेचर अलग अलग है तो उन दोनों बॉडीज़ के अंदर भी क्या होगा, हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी. Transfer of heat by conduction take place mostly in solids but can also take place in liquid and gases. You will learn about it in higher classes. जो हीट का ट्रांसफ़र है कंडक्शन के द्वारा वो मोस्टली किस में होता है, सॉलिड्स में होता है. लेकिन ये लिक्विड और गैसेस में भी हो सकता है. ये लिक्विड और गैसेस का हम कहाँ पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. उसके बाद है कंडक्शन अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्वायर एनर्जी एंड वाइब्रेट. द इंक्रीज इन एनर्जी रिजल्ट्स इन द राइज इन टेम्परेचर. कंडक्शन कब होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, हॉटर एंड के ऊपर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको लगातार क्या दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है. और एनर्जी मिलने से वो क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. और जितनी ज़्यादा उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उनके अंदर वाइब्रेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड इंड्यूसेस वाइब्रेशन इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. दिस वे the vibrations are passed along the object and thus heat is transferred to its other end. अब देखो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैसी है, हॉटर ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है. और दूसरा हमने क्या लिया, जैसे हमने अभी एक स्पून, मेटल स्पून और एक उसका एग्जाम्पल लिया था पैन का. ठीक है. तो एक हमने पतीला लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, पानी डाल दिया गर्म होने के लिए और उसके अंदर क्या डाल दिया, एक चम्मच, एक स्पून डाल दी. अब उसके बाद जब वो पानी गर्म होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एनर्जी उसको मिल रही है पानी को. ठीक है. वो पैन क्या होगा, गर्म होगा. और गर्म होगा तो उसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. और वो वाइब्रेट करते करते एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करते जाएंगे, वाइब्रेट करते जाएंगे. क्योंकि सॉलिड्स के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं. तो सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, वाइब्रेट होते जाएंगे. और जो अनदर ऑब्जेक्ट हमने जो लिया है स्पून, वो भी क्या है, उससे कनेक्ट है. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से क्या है, कांटेक्ट में है. तो इसी तरीके से वो वाइब्रेशन जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी. और वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. इस तरीके से हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है. उसके बाद है remember, for conduction to occur the two objects have to be in contact and their temperature should not be the same. कंडक्शन के लिए जब कंडक्शन हो रहा है तो हमें ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों किस में होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए. ठीक है. और उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. मतलब दोनों का टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए. उसके बाद है सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स अलो हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट.
अब वो सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गए जो कि अपने अंदर से हीट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि वो क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। वो सब्सटेंस जैसे कि वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, वाटर, एयर, जो कि अपने अंदर से हीट एनर्जी को फ्लो नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से हीट एनर्जी को अलो करते हैं फ्लो करने के लिए, उनको तो हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और वो सब्सटेंस जो कि हीट एनर्जी को अपने अंदर से फ्लो नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन अवर डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में हम कंडक्शन के एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो देखो, यूज़ ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक पैन्स एंड प्रेशर कुकर सो दैट हीट गेट ट्रांसफर टू द फूड दैट हैज़ टू बी कुक्ड। मेटल्स जो कि गुड कंडक्टर हैं हीट के, उनसे हम क्या बनाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन, मतलब कि खाना बनाने के बर्तन, जैसे कि पैन, प्रेशर कुकर, ये सब हम क्या करते हैं, मेटल से बनाते हैं, जिससे कि हीट जो है वो खाने तक क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है और खाना क्या हो जाता है, आसानी से पक जाता है। उसके बाद है मरकरी। A liquid metal is used in thermometers because it is expands on heating and rise up. मरकरी जो है वो कैसा है, एक लिक्विड मेटल है, ठीक है, जिसको कि हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा और राइज करेगा। ठीक है, इसके बाद है यूज़ ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के क्या क्या यूज़ हैं। हैंडल्स ऑफ कुकिंग मटेरियल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और बैकेलाइट बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हैंडल्स जो होते हैं कुकिंग मटेरियल्स के, जैसे पैन हो गया, ठीक है, फ्राई पैन हो गया, इन सब के जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के, लकड़ी के या फिर बैकेलाइट के, क्योंकि ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। Wool is used to make woolen clothes that are worn in winters because wool is an insulator and traps the body heat. Wool जो है वो वूल से क्या बनाए जाते हैं, वुलन क्लोथ, सर्दियों में पहनने वाले कपड़े बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि वूल जो है क्या, एक इंसुलेटर है, वो हमारी बॉडी की हीट को क्या करके रखता है, ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। अब हमारा नेक्स्ट जो मोड है इसके अंदर वो है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन जो है वो किस किस में होता है, लिक्विड्स में और गैसेस में होता है। जिस तरीके से कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, उसी तरीके से कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स और गैसेस में पॉसिबल है। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस टू द कोल्डर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। मतलब कि जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर, सेम वही है कि हॉटर पार्ट से कहाँ जाएगी, कोल्डर पार्ट में, पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट के द्वारा। उसके अंदर क्या हो रहा था, जब हम पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे तो पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, और वाइब्रेशन के द्वारा क्या हो रही थी, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। यहाँ पे भी सेम वही होगा कि पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लिक्विड और गैसेज में पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली क्या नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when you mix hot water in cold water, the mixed water becomes warm, the molecules of hot water move to cold water and it heats up. जब हम गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिलाते हैं तो जब मिलाने के बाद जो पानी है वो कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इसके अंदर क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हॉट वाटर के, वो कोल्ड वाटर के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। As convection requires movement of molecules, convection is not possible in solids because the molecules in solids are held by strong intermolecular forces. कन्वेक्शन जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो कन्वेक्शन जो है वो केवल किस में हो सकता है, लिक्विड्स में और गैसेस में, सॉलिड्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के जो सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा अटैच नहीं होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो आसानी से क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन इन डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में कन्वेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखो। वेंटिलेटर्स आर मेड नियर द सीलिंग ऑफ ए रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर, इट राइजेज एंड गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स,
Cool and fresh air enters the room through windows and doors which are much below than the ventilators. हम हमारे रूम की छत के पास क्या लगाते हैं? वेंटिलेटर्स लगाते हैं. क्यों? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो बाहर एयर हम निकालते हैं मुंह में से, वो क्या होती है? एज ए कार्बन डाइऑक्साइड. वो कैसी होती है? वार्मर होती है. वो ऊपर चली जाती है और वेंटिलेटर्स के थ्रू क्या हो जाती है? रूम से बाहर चली जाती है. और विंडो और डोर्स के थ्रू क्या होती है? कूल और फ्रेश एयर रूम के अंदर एंटर कर जाती है. इसके बाद है हीटर्स एंड ब्लोवर्स यूज टू हीट अप ए रूम शुड बी प्लेस नियर द ग्राउंड लेवल सो दैट दे हीट द एंटायर रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स. अब जो हीटर्स होते हैं, ब्लोवर्स जो होते हैं, जो कि हम हमारे रूम को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हम कहाँ रखते हैं? ग्राउंड लेवल के पास रखते हैं, जिससे कि वो पूरे रूम को क्या कर दें? हीट अप कर दें. Firemen crawl while entering a building on fire because hot air and smoke are least near the ground. जो फायरमैन होते हैं, जब मान लो किसी बिल्डिंग के अंदर क्या हो जाती है? आग लग जाती है, तो फायरमैन जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं? रेंगते हुए अंदर की साइड जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा है, स्मोक जो है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या होती है? कम होती है. ठीक है. इसके बाद है एयर कंडीशनर्स यूज्ड टू कूल रूम्स शुड बी प्लेस्ड एट हायर लेवल्स एज कोल्ड एयर इज हैवी एंड विल कम डाउन एंड कूल द रूम. अब जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसी वगैरह जो होते हैं, वो हम रूम को ठंडा करने के लिए काम लेते हैं, तो उनको हम कहाँ लगाते हैं? हायर लेवल पे लगाते हैं. क्योंकि जो कोल्ड एयर जो होती है वो कैसी होती है? हैवी होती है. और हैवी होने के कारण हम जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसी जो होते हैं, उनको ऊपर लेवल पे लगाते हैं, हायर लेवल पे लगाते हैं, ताकि जो ठंडी हवा है वो रूम में नीचे की साइड आए. बर्ड्स कैन राइज अप इन द एयर एंड ग्लाइड एफर्टलेसली ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स ऑफ एयर. बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाके क्या करती हैं? उड़ती हैं, ताकि वो बिना ही एफर्ट के क्या कर सकें? उड़ सकें. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज अकर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट के द्वारा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी क्या होते हैं? देखो, हम बात करें सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में, तो सी ब्रिज जो है वो है ब्लोज ड्यूरिंग द डे. सी ब्रिज जो है वो कब होता है? दिन के समय में होता है. और लैंड ब्रिज कब होता है? रात के समय में होता है. तो देखो, समझेंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, इनके अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ध्यान से समझना. ड्यूरिंग डे टाइम लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर. द एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड एंड राइज अप. दिन के समय में, ठीक है, दिन के टाइम में एक तरफ क्या है? देखो, जो सी ब्रिज है और लैंड ब्रिज है, ये मोस्टली कहाँ होते हैं? कोस्टल एरियाज़ में होते हैं. कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है कि एक साइड में क्या होती है? लैंड होती है. देखो, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, और पास में क्या होता है? समुद्र होता है. ठीक है. तो दिन के समय में जो लैंड है, ज़मीन जो है, वो जल्दी क्या होती है? गर्म होती है वाटर के कंपेयर में. तो जब लैंड क्या हो रही है? जल्दी गर्म हो रही है, और वाटर क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है. तो लैंड गर्म हो रही है, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी क्या होगी? गर्म होगी. और वाटर के ऊपर की जो एयर है वो कैसी रहेगी? ठंडी रहेगी, कूल रहेगी. तो एयर के लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी. ठीक है, ऊपर की साइड चली जाएगी. उसके बाद है सी वाटर इज कूलर. द एयर अबव द सी वाटर इज ऑल्सो कूलर एंड रशेस टू टेक द प्लेस लेफ्ट बाय द हॉट एयर. अब सी वाटर जो है वो कैसा है? ठंडा है अभी. और सी वाटर के ऊपर जो एयर है वो भी कैसी होगी? अगर पानी ठंडा है तो ऊपर की एयर भी कैसी होगी? ठंडी होगी. अब एक साइड में लैंड के ऊपर एयर कैसी है? गर्म है. और दूसरी साइड में सी के ऊपर एयर कैसी है? ठंडी है. तो यहाँ पे जो वार्मर एयर है वो क्या हो जाएगी? इधर की साइड आ जाएगी. और कूल एयर जो है वो किधर की साइड आ जाएगी? लैंड की साइड आ जाएगी. ठीक है. तो कूल एयर जो है वो किधर आ जाएगी? लैंड की साइड. मतलब कि जो कूल ब्रिज है, ठंडी हवाएं जो हैं वो सी की साइड से कहाँ आ जाएंगी? लैंड की साइड मूव कर जाएंगी. ठीक है. हैंस कूल ब्रिज ब्लो फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड इन विच इज़ कॉल्ड सी ब्रिज. अब हम सी ब्रिज को क्या कहेंगे? कि जो ठंडी हवाएं हैं वो सी की साइड से किधर की साइड आ रही हैं? लैंड की साइड आ रही हैं. उसी को हम क्या कहेंगे? सी ब्रिज कहेंगे. इसके बाद है लैंड ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या होता है? ब्लो ड्यूरिंग द नाइट. रात के समय में. ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर एंड द सी वाटर
इसके बाद है लैंड ब्रिज, ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर एंड द सी वाटर इज स्टिल वार्म। अब रात के समय में क्या होता है कि जो लैंड है, ज़मीन जो है वो जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पूरे दिन में पानी गर्म हुआ है वो इतनी जल्दी क्या नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा। तो लैंड क्या हो गई, ठंडी हो गई, तो ठंडी के ऊपर एयर भी कैसी होगी, ठंडी होगी, और पानी गर्म है तो उसके ऊपर की एयर भी कैसी होगी, गर्म होगी। द वार्म एयर अबोव द सी राइजेस अप। अब सी के ऊपर क्या है, गर्म हवा है। सी ब्रिज में क्या था कि लैंड के ऊपर गर्म हवा थी, लेकिन लैंड ब्रिज में क्या है, सी के ऊपर कैसी हवा है, गर्म हवा है। कूलर एयर फ्रॉम अबोव द लैंड रशेस टू टेक इट प्लेस। अब यहाँ पे जो लैंड है, ज़मीन जो है वो कैसी है, ठंडी है, तो उसके ऊपर हवा भी कैसी है, ठंडी है। तो वहाँ से लैंड के ऊपर से जो कूलर एयर है, ठंडी हवाएं जो हैं वो सी की तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी। Thus a cool bridge blows from the land towards the sea which is called land bridge। अब इसके अंदर जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ से सी की साइड जा रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, लैंड ब्रिज कहलाता है। ठीक है। थर्ड पार्ट है इसमें रेडिएशन, रिक्वायर्स नो मीडियम। अब देखो कंडक्शन किस में हुआ था, सॉलिड्स में, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में। अब थर्ड जो है हमारा मोड हीट ट्रांसफ़र का वो है रेडिएशन। इसके अंदर कोई भी इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। You must have experienced that you feel warm when you sit in front of a room heater or a bonfire. The heat which reaches you is through the radiation। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप रूम हीटर या फिर बोन फायर के सामने बैठते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। तो हीट जो आप तक आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन जो है एक हीट ट्रांसफ़र की क्या है, प्रोसेस है, जिसके अंदर हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। In this process, the heat is transmitted from a hot body in all direction without the help of intermediate particles। इस प्रोसेस में जो हीट है वो हॉट बॉडी से सभी डायरेक्शन में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, मतलब कि सभी डायरेक्शंस में क्या होती है, फैलती है, बिना किसी इंटरमीडिएट पार्टिकल की हेल्प के। इसके बाद है हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस अस थ्रू रेडिएशन। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन and reflection of heat due to radiation depends upon the nature of the surface of the object and the color of the object। अब जो हीट एनर्जी है जो कि सन से हम तक पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंचती है, रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, क्योंकि रेडिएशन के अंदर कोई भी हमें क्या नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मीडियम की ज़रूरत है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हीट हमारे पास आ रही है उसको हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर के ऊपर। ठीक है, मतलब कि किस तरीके के सरफेस के ऊपर वो गिर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका सरफेस के ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो सरफेस जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि वापस भेज रहा है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करता है। जैसे देखो कलर पे कैसे डिपेंड करता है, ब्लैक एंड डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर रेडिएंट हीट देन वाइट एंड लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। अब जो ब्लैक और डार्क कलर की जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं एज कम्पेयर टू वाइट और लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट के। It is for this reason that we prefer wearing dark color clothes in winter and light color clothes in summers। तो यही एक कारण है कि हम गर्मियों में तो कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर के, और सर्दियों में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, डार्क कलर के, क्योंकि डार्क कलर जो है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा मात्रा में, और वाइट कलर और लाइट कलर जो है वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। शाइनी एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट हीट while dark and rough surface absorb more heat। अब हम बात करें सरफेस की, कलर के बारे में तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि जो सरफेस है वो कैसी सरफेस तो उसको एब्जॉर्ब करेगी और कैसी सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो शाइनी और जो स्मूथ सरफेस होती है, चमकीली और जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती हैं वो क्या करती हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो रफ और डार्क सरफेस होती हैं, ठीक है, मतलब रफ मतलब कि खुरदरी, अनइवन सरफेस, और डार्क तो पता ही है, वो सरफेस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं।
ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इन डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में रेडिएशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं देखो। इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव मिरर्स और शाइनी सरफेस बिहाइंड द हीटिंग कोयल विच हेल्प टू डायरेक्ट ऑल द हीट फ्रॉम द हीटिंग कोयल टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हीटर। अब हम सर्दियों में इलेक्ट्रिक रूम हीटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक मिरर या फिर कोई शाइनी सरफेस लगी हुई होती है हीटिंग कोयल के पीछे की साइड। जो हीटिंग कोयल होती है जिसके अंदर से हीट आती है उसके पीछे कोई शाइनी सरफेस या फिर मिरर लगा हुआ होता है, जो कि हमारी क्या हेल्प करता है कि जो हीट उसके ऊपर जाके गिर रही है उसको वहाँ से वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो शाइनी सरफेस होते हैं, मिरर्स जो होते हैं, स्मूथ सरफेस जो होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो हीट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जब वो मिरर पे या फिर शाइनी सरफेस के ऊपर जाके गिरेगी तो वो क्या करेगा, पूरी हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा और वो कहाँ जाएगी, हीटर के फ्रंट साइड से क्या जाएगी, रूम को हीट कर देगी। The base of cooking utensils are painted black so that they absorb more heat energy and cook food in less time. अब जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, उनका जो बेस होता है, ठीक है, उनको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो मोर हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ताकि खाना जो है कम समय में बन सके। Dark colored clothes are more suitable for winters because they absorb more heat of the sun. अब सर्दियों के समय में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सन से ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद हमने देखो 3 तरीके के मोड्स डिस्कस किए अलग अलग पूरा डिटेल में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं टेबल के थ्रू। तो देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में देखो सबसे पहले द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन सच दैट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कंडक्शन में जो है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हॉटर रीजन से कहाँ होती है, कोल्डर रीजन में होती है और इसके अंदर पार्टिकल्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। इसके अंदर भी हीट जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है। इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। कंडक्शन के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो उनके अंदर केवल क्या होता है, वाइब्रेशन ही पॉसिबल होता है। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर वो एक दूसरे से टाइटली क्या नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसके बाद है रेडिएशन। रेडिएशन जो है द ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम। अब इसके अंदर भी हीट तो है जो क्या होती है, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ही ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो कंडक्शन में मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी। कंडक्शन में मटेरियल मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मटेरियल मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन में मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है कंडक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कंडक्शन जो है वो वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम। कन्वेक्शन क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कन्वेक्शन में भी वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। और रेडिएशन वैक्यूम में पॉसिबल है, क्योंकि इसको तो कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद है कंडक्शन में ये प्रोसेस कैसी होती है, स्लो। कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, कंडक्शन से थोड़ी फास्ट, और रेडिएशन जो है वो सबसे फास्ट प्रोसेस होती है। तो सबसे स्लो कंडक्शन, उससे थोड़ी तेज कन्वेक्शन और सबसे तेज रेडिएशन। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट।